Hi, folks. Welcome again to another episode of the Reba IR show on News and News Network. On our show today, we have a very novel guest. He is not a politician, he is not a Bollywood star, but he happens to be a doctor. In terms of medical sciences, there are two departments which have excelled a lot in terms of technology and treatment. One is the dentistry, another one is the plastic surgery. We have with us the renowned plastic surgeon Sudhanshu Tripathi with us. So, welcome to the show. Thank you so much, sir. Thank you for having me on your show. Thank you so much. When you talk about plastic surgery बेसिकली अगर देखें तो दो किस्म की होती हैं. एक होती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और एक होती है कॉस्मेटिक सर्जरी. रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब ये है कि अगर आप जल गए, बर्न्स हो गए, स्किन रिप्लेसमेंट है, फलाना है, धमाका है, तो उसके लिए वो काम होता है. और कॉस्मेटिक में ये है कि आई वांट टू लुक मोर नाइस, आई वांट टू लुक मोर गुड. जैसे मेरे यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा डाउन है, इनसे कहेंगे तो इंजेक्शन लगा देंगे और ये ऐसे हो जाएगा. This is what he does. I've been very precise about plastic surgery. I want to hear it from the horse's mouth कि plastic surgery क्या होती है. So basically, first I'll give you the orientation of plastic surgery. India is a land of plastic surgery. It's the world capital of plastic surgery because plastic surgery की शुरुआत यहीं से हुई थी. ऋषि सुश्रुत जो थे वो फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन थे जिन्होंने उस टाइम पे बहुत सारी, आपको पता होगा, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता था कि दे यूज्ड टू चॉप द नोज ऑफ. सो नोज का रिकंस्ट्रक्शन, वहाँ से हमारी प्लास्टिक सर्जरी चालू हुई और आज जो हो रही है अभी भी इवॉल्विंग फेज़ में है और इंडिया में ये बहुत बड़े स्केल पे इवॉल्व हुई है. सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो कि आज अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी होती है, ट्रॉमेटिक प्लास्टिक सर्जरी होती है जो ट्रॉमा से डील करती है, बर्न इसका एक सेपरेट हिस्सा है, हैंड बहुत कम लोगों को पता है कि रिस्ट के नीचे हैंड ये पूरा प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में आता है. अच्छा. जी, इसमें चाहे वो फ्रैक्चर हो, चाहे वो टेंडन रिपेयर हो, चाहे लोकल मसल टेयर हो, नेल्स हो, ये सारी प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में आती है. इसके बाद अगर हम बात करें तो माइक्रोवेस्कुलर इसका एक अलग डोमेन है जिसमें कैंसर ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन होता है. छोटे छोटे वेसल्स जो होते हैं उनको हम रिपेयर करते हैं अगर इंजरी हो जाए तो. एवी फिस्टुला क्रिएशन, पीडियाट्रिक कंजेनाइटल प्लास्टिक सर्जरी, बहुत सारे हैंड मालफॉर्मेशंस होते हैं, हैंड एनॉमलीज होती हैं, ये भी प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है. एंड में अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्ड पार्ट जो है इसका और बहुत ही ज़्यादा ग्लैमर जिससे जुड़ा है वो है एस्थेटिक. एस्थेटिक इज़ बेसिकली नथिंग बट बॉडी कॉन्टूरिंग. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी लुक गुड, desire to look good, and we help as a plastic surgeon we help them with different modalities and different technique to look good. So this is entirely about plastic surgery. सुधांशु साहब से ये पूछेंगे कि देखिए बर्न्स जो होते हैं, जो इंसान जल जाता है, अलग अलग किस्म के बर्न्स होते हैं. कुछ लोग जो होते हैं वो ऑयल से जलते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो फायर से जल जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो टी कॉफ़ी वगैरह से जलते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो स्टीम जो होती है उससे जलते हैं. हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे कि ये चारों कैटेगरीज ऑफ बर्न्स में इमीडिएटली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए सो डैट कि हमारे दर्शक जानें और उनको इससे लाभ हो. थोड़ा सा बताइए अबाउट दिस. व्हाट इज़ द इमीडिएट थिंग विच वन शुड डू अगर वो जल गया है तो. वेरी नाइस एंड अप्रोप्रिएट टू द पॉइंट क्वेश्चन सर. सो बेसिकली हम बर्न को थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेंगे नॉर्मल पब्लिक के लिए. सो एक होता है थर्मल बर्न. थर्मल बर्न यानी अगर कभी हम आग से जल जाएं, जो कि बहुत कॉमन है, कुकिंग करते टाइम कभी भी कपड़ों में आग लग जाना, आग से जल जाएं. दूसरा होता है स्कैल्ड बर्न. ये बच्चों और बुज़ुर्गों में बहुत कॉमन है. छोटे बच्चे हैं, कभी लड़ गए या तो हाथ मार दिया, दूध उबल रहा है, दूध गिर गया, गर्म पानी गिर गया, उसको स्कैल्ड बर्न की कैटेगरी में लिया जाता है. थर्ड होता है इलेक्ट्रिक बर्न. ये भी बहुत कॉमन बच्चों में होता है. कभी वायर हाथ में पकड़ लिया, हाउस होल्ड वायर, या तो कुछ मैकेनिक्स या कुछ इलेक्ट्रिशियंस जो पोल पे काम करते हैं या तो हाई वोल्टेज वायर के साथ काम करते हैं, वो जल जाते हैं, तो उसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बर्न बोलते हैं. चौथी इसमें कैटेगरी होती है केमिकल बर्न्स की. केमिकल यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो काम करते हैं, कभी केमिकल ब्लास्ट हो जाए या केमिकल के कॉन्टैक्ट में आ जाए, जैसे रूटीनली लेबोरेटरी टेक्नीशियंस फिनॉल्स वगैरह से जल जाते हैं. किसी भी कैटेगरी ऑफ बर्न में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो फर्स्ट एड, या तो उस पॉइंट पे जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. इसका फर्स्ट, अगर थर्मल बर्न की हम बात करें या तो स्कैल्ड बर्न की बात करें, तो जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस
पे कांटेक्ट में हैं, जैसे कपड़े हो गए या फिर दूसरी चीज़, उसको तुरंत ही शरीर के बाहर निकाल दें, पेशेंट का वो कांटेक्ट चीज़ हटा दें। अगर कभी केमिकल से जल जाते हैं तो तुरंत बॉडी के उस पर्टिकुलर हिस्से को रनिंग टैप वाटर के नीचे रखें, ताकि वो इरिटेंट निकलता रहे, और 20 मिनट्स तक कंटिन्यूस रनिंग टैप वाटर के नीचे रखें। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रिक बर्न से जल जाता है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो तार या तो वो जो पोल से जो भी है, उसको तत्काल कुछ किसी वुडन चीज़ से उसका कांटेक्ट ब्रेक करें। इसके बाद उसको टाइमली फर्स्ट एड दिया जाए। अगर कोई थर्मल बर्न से जल जाता है तो उसको बॉडी को तुरंत कवर किया जाए, बिकॉज बॉडी हाइपोथर्मिया में जाने के लिए सबसे ज़्यादा लाइबल होती है तुरंत। अच्छा, हमारे दर्शकों, ये थर्मल बर्न क्या होता है, इसको थोड़ा। थर्मल बर्न का मतलब कभी भी अगर कोई आग से जल जाए, आग सेकते समय या तो खाना बनाते समय अगर आग से जल जाता है तो उसको थर्मल बर्न बोलते हैं। अगर वो लिक्विड किसी प्रकार गर्म पानी, दूध, चाय अगर इत्यादि से जल जाए तो उसको स्कैल्ड बर्न बोलते हैं। तो पहले बॉडी को अच्छे से कवर किया जाए, उसको उस इरिटेंट पार्ट से तुरंत दूर रखा जाए और तुरंत ही उसको पास के नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए किसी बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के अंडर, क्योंकि जितना जल्दी इसका इलाज शुरू होता है उतनी ही इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, मॉर्बिडिटी कम होती है, और अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें तो स्कार भी इसके उतने कम आते हैं। व्हाट ए लवली डेफिनेशन। तो शॉर्ट में अगर आप जल गए तो सबसे पहले आप जो हैं वो जो कुछ भी कपड़े पहने हुए हैं उसको उतार दें, 15-20 मिनट पानी डालें अपने ऊपर जहां आप बर्नड हैं, एंड वेट करें इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस का, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का है। तो उससे क्या होगा कि आपको ट्रॉमा जो है वो बेयर मिनिमम रहेगा। सर, अब बात करें कॉस्मेटिक सर्जरी की। एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, राइट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कॉस्मेटिक सर्जरी टुक इट्स बर्थ। Now, what are the side effects of a cosmetic surgery? Because हम तो इंजेक्शन वगैरह लेकर अपनी चिन इन ऊपर कर देते हैं, लेकिन जो बॉडी का जो सिस्टम है, जो स्किन का मैकेनिज्म है, वो तो अपनी एज के हिसाब से डिके और ख़राब होता जाएगा। तो उसकी लॉन्जेविटी क्या है? करेक्ट। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली डेफिनेटली आपने जो बोला बिल्कुल सही बात है कि अच्छा दिखने के लिए की जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो हेयर ट्रांसप्लांट, राइट, हेयर ट्रांसप्लांट भी जो लोग बाल्ड हो रहे हैं उनमें किया जाता है, उनको अच्छा दिखने की ज़रूरत होती है। अब अगर आप मुझे इसका साइड इफ़ेक्ट पूछे तो टेक्निकली इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये एक सेफ हैंड में किया जा रहा है। अगर इसको कोई भी बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहा है तो इट्स 100% सेफ। वाई? बिकॉज इसमें आप ही के बॉडी का पाल लिया जा रहा है, पीछे से हम बाल निकाल रहे हैं, उसको आगे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अगर ये पूरी स्टेराइल टेक्निक के साथ किया जाए तो टेक्निकली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिमिलरली आपने इंजेक्शंस की बात की, अगर हम फिलर्स, बोटॉक्स या फिर थ्रेड्स कराते हैं तो रिसर्च में जो भी अपकमिंग हमारे पास मार्केट में हाई एंड ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनमें टेक्निकली निल या फिर वेरी लेस साइड इफ़ेक्ट्स इसमें होते हैं, से इट लेस देन 5% साइड इफ़ेक्ट। उसके अलावा 95% दीज प्रोसीजर्स आर परफेक्टली सेफ। सो आप अब इसकी लॉन्जिटिविटी की बात करें अगर, तो जैसे फिलर्स है, अगर हाई एंड फिलर्स हम यूज़ करते हैं तो ये 2 से 2.5 साल तक इसकी लाइफ होती है। बोटॉक्स यूज़ करते हैं तो अच्छी कंपनी का बोटॉक्स विल लास्ट एंड गिव यू द रिजल्ट फॉर एटलीस्ट 4 to 6 months। इसी तरह हम थ्रेड्स की बात करते हैं, थ्रेड्स कैन ऑल्सो गिव रिजल्ट अप टू 2 years अगर हम अच्छी कंपनी का थ्रेड्स यूज़ कर रहे हैं। सो यू मीन टू से कि अगर किसी ने बोटॉक्स कराया तो 6 महीने में उसको फिर से कराना है? फिर से कराना पड़ेगा उसको, उसके रिजल्ट्स 6 महीने के बाद धीरे धीरे फेड ऑफ होते जाते हैं। बट बहुत से लोग ये सारे प्रोसीजर्स किसी ओकेजन को दिमाग में रख के करते हैं, उनके घर पे मैरिज है या उनकी मैरिज है या कुछ पार्टी है, इसको ध्यान में रख के करते हैं। तो ऐसे में उनके रिजल्ट्स उतने टाइम के लिए लास्ट करते हैं और बाद में इनको फिर से कराना पड़ता है। सो यू मीन टू से दैट बोटॉक्स वगैरह जो होता है, दीज आर ट्रांसिएंट ट्रीटमेंट्स विच इज़ डन फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ये मतलब कि हमेशा के लिए नहीं होता, ये मतलब परमानेंट। देखिए, कई लोग इसमें प्लास्टिक सर्जरी में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ढूंढते हैं और कई लोग परमानेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी के चेहरे की स्किन जो है एजिंग की वजह से वो दिखनी शुरू हो गई है और उसका चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं, लैक्सिटी आ गई है। अब इसका 2 तरीका है ठीक करने का, या तो आप नॉन सर्जिकली इसको फिलर्स, बोटॉक्स और थ्रेड से सही कराएं तो इसका इफेक्ट थोड़े समय के लिए रहेगा। अगर आप परमानेंट इलाज करना चाहते हैं तो फिर फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट, ये सारी सर्जरीज हैं जिससे इस सर्जरी की लॉन्गेटिविटी बढ़ती है, ओवरऑल आपका लुक बहुत बेटर होता है और ये फिर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देती हैं अप टू 8 to 10 years अगर आप उसके बाद उसको मेंटेन रखते हैं तो।
वी सी अ लॉट ऑफ एड्स ऑन टेलीविजन, जिसमें से अभी तो देखिए सर्दियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी क्रीम्स आ गई हैं, बड़े बड़े मॉइस्चराइजर्स आ गए हैं। एक वर्ड बहुत यूज़ होता है कोलेजन करके, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किन काइंड ऑफ एन इंग्रेडिएंट। तो बोलते हैं वो क्रीम में देयर इज़ अ लेयर ऑफ कोलेजन, और ये आपकी त्वचा को नम कर देता है। इज दिस ऑल दिस फार्स? व्हाट इज इट? व्हाट इज कोलेजन? And collagen in a cream, in out in the commercial market, it's written collagen cream, ingredient which collagen cream. Does all this help? Many of the brands which जो दिखाते हैं कि हाँ डेफिनेटली इसमें कोलेजन है, सम विच इज़ मेडिकली सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड, FDA अप्रूव्ड, डेफिनेटली कुछ हद तक हेल्प करते हैं। बट बेसिकली आपका जो क्वेश्चन था व्हाट इज़ कोलेजन, कोलेजन इज़ नथिंग बट द टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है। हम इसको बर्न्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कभी भी ट्रॉमा हो जाए, जब आपकी एपिडर्मोडर्मल स्किन थोड़ी लॉस हो गई है, तो फॉर द टाइम बिंग अगर हम उस पेशेंट में उसकी स्किन किसी वजह से नहीं ग्राफ्ट कर सकते हैं, तो उसमें हम आर्टिफिशियल स्किन यानी कोलेजन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इन कंडीशंस में कोलेजन के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जहाँ तक है कुछ क्रीम्स की बात या एड्स की बात, तो 20-30% दे आर ट्रू ऑल्सो, मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉट ऑल्सो। The entire process, suppose I have my face and I have a sagging skin over here. So I saw one of your videos. He's also very much on Instagram. You can surf him by what name, sir? द पैशनेट प्लास्टिक सर्जन। Yeah, he is there on Insta. अब जैसे ये स्किन मेरी सैग्ड है यहाँ पर, तो मैं अगर एक इंजेक्शन, आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप इंजेक्शन एक लगा रहे हैं, तो उससे ये ऐसी हो जाएगी। कितने दिन तक रहेगा ऐसा? वो आपने वही जो बताया कि इट्स जो आपको फिलर्स बताए, तो फिलर्स का टाइम ड्यूरेशन देखिए जनरली कंपनी कोट करती है कि 1.5 से 2 साल तक इसकी लॉन्जिटिविटी होती है। डिपेंड्स हाउ वेल यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अगर आप अच्छे से पानी पीते हैं, अच्छे से अपनी स्किन को मेंटेन करते हैं, तो लगभग 2-2.25 साल तक इसका इफेक्ट लास्ट करता है। अगर आप उतना प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते, तो मे बी 1.5 साल, 1.25 साल तक इसका इफेक्ट लास्ट करता है। डॉक्टर साहब एक सवाल और पूछेंगे। हेयर लॉस का बहुत बड़ा इशू है हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड। पीपल आर लूजिंग हेयर, बॉल्ड हो जाते हैं पीछे से। कुछ नाम नहीं लेंगे, कुछ क्रीम्स या कुछ ऑयल ये क्लेम करते हैं कि आप ये 3 हफ्ते लगाइए तो आपके बाल उग जाएंगे। और फिर एक और प्रोडक्ट है जिसका हम नाम नहीं लेंगे। दे आर लॉट ऑफ होम रेमेडीज़ ऑल्सो। सोशल मीडिया ने क्या किया है कि हम लोग को सबको डॉक्टर बना दिया है सब। कोई कहता है कि प्याज का रस ले लो, उसमें क्यूकम्बर मिक्स करो, एलोवेरा जाओ, उसका पल्प निकालो, पेस्ट बनाओ, बालों में लगाओ, 15-20 दिन ऐसा करो तो देखोगे तुम्हें एक फ्रेश क्रॉप ऑफ हेयर। ये सब मिथ है। आई थिंक द हेयर विच इज़ गॉन। सो बेसिकली एज अ प्लास्टिक सर्जन, मैं जब अपने पेशेंट को काउंसल करता हूँ, तो 2 चीज़ की का ध्यान ज़रूर देता हूँ। मेल है या पेशेंट या फीमेल है, क्योंकि दोनों में जो ईटियोलॉजी यानी कि कॉज होता है हेयर लॉस का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फीमेल्स, इंडियन फीमेल्स की अगर बात करें तो इट इज़ मोर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अगर आप ओवरऑल एवरेज इंडियन फीमेल्स देखेंगे, तो जनरली बिकॉज ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल, उनका थोड़ा सा बॉडी का आयरन कंटेंट ऑन अ लोअर साइड ही होता है। अगर हम मेल्स की बात करें तो इट्स मोर हार्मोनल ड्रिवन। DHT इज़ द मेन कल्प्रिट इन दिस। सो इनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा वेरी हो जाता है। अगर फीमेल्स हैं तो जनरली हम उनको फर्स्ट स्टेप पे सजेशन, अगर हेयर फॉल से वो आ रहे हैं, तो सजेशन यही देते हैं कि इम्प्रूव योर आयरन प्रोफाइल। ओवरऑल जैसे ही वो अपना आयरन प्रोफाइल थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, हेयर लॉस अपने आप थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। एंड डेफिनेटली उसके बाद सप्लीमेंट्स हैं, PRP थेरेपी है, लो लेवल लाइट थेरेपी है, अदर थेरेपीज आर देयर इन मार्केट। बट होम बेस्ड रेमेडी की अगर बात करें तो ऑल दोज थिंग्स विच इम्प्रूव द ओवरऑल बॉडी आयरन कंटेंट विल इम्प्रूव द हेयर फॉल। बट मेल्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हार्मोनल और जेनेटिक ड्रिवन होता है। तो इनमें भी कुछ टिपिकल केयर हम बताते हैं कि जो कि प्रिमरली लेवल पे अगर किया जाए तो थोड़ा उनको रिलीफ होगा। Otherwise, always there are few of the non-surgical things which definitely will going to give a good result in male hair fall. नॉर्मली जब हम स्कैल्प की अपनी बात करते हैं, हेयर लॉस, यू आर ऑल्सो यू डू हेयर ट्रीटमेंट ऑल्सो, राइट? आप क्या करते हैं? For this hair fall, देखिए इसमें अगर मेल्स, डेफिनेटली अगर मेल्स हैं तो इनमें फर्स्ट हम ओरल मेडिकेशन से चालू करते हैं। कुछ मेडिसिन वी प्रिस्क्राइब ऑब्वियसली विच इंक्लूड्स हार्मोनल मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स। इसके बाद PRP थेरेपी वी डू, मीजोथेरेपी वी डू लाइट थेरेपी, एंड इफ़
ऑल वर्क्स वेल एंड गुड, और जिनमें बाल्डनेस की ग्रेडिंग होती है, अगर वो बाल्डनेस की ग्रेड्स में आ रहे हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और उनको उसकी वजह से देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर उनको कहीं पे बुलिंग का शिकार होना पड़ रहा है, इन दैट कंडीशन वी ऑप्ट द पेशेंट दैट यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। ये हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सारी सिटिंग्स में होता है, ये व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ इट? सपोज़ कि यहाँ हमारे इतना पोर्शन जो है पैच का उसमें बाल नहीं है, तो हाउ लॉन्ग, कितना वक्त लगता है हेयर ट्रांसप्लांट? बेसिकली देखिए, हम जब ये प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेड्स होते हैं। तो ग्रेड 5, 6, 7 जो भी ग्रेड हों इसके, इनको सिंगल सेटिंग में वी कैन टैकल। एक 6 से 8 घंटे की सर्जरी होती है, से इट अराउंड, अगर उनका जो डोनर एरिया है, इफ़ द डोनर एरिया इज़ गुड, वी कैन डू इट इन सिंगल सेटिंग, वी कैन गिव अ गुड वॉल्यूम एंटरल, एटलीस्ट हेयरलाइन जो है उनकी काफ़ी अच्छी डेंस बनाते हैं, और फिर जो भी हमारे पास बचता है उससे उनका स्कैल्प जो कि बीच का एरिया है वो कवर करते हैं, ताकि ओवरऑल लुक इम्प्रूव हो। कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके पास आगे तो बाल नहीं है, लेकिन पीछे जहाँ से हमें बाल लेने हैं, जिसको परमानेंट जोन बोलते हैं, वहाँ पे भी अच्छी वॉल्यूम नहीं है। उनमें डेफिनेटली हम एक एंटीरियर लाइन, हेयरलाइन अच्छी बना के देते हैं, और फिर नेक्स्ट फ्यू सेटिंग्स में उनको जैसे जैसे हम बॉडी के दूसरे पार्ट से भी बाल ले सकते हैं, जैसे बियर्ड से हो गया, चेस्ट से हो गया, वहाँ पे उनको लेके अच्छी एक वॉल्यूम देने की कोशिश करते हैं। राइट फोक्स, दैट वाज सुधांशु त्रिपाठी। इनका नंबर अभी हम फ्लैश करेंगे, कुछ क्वेरी हो, कुछ इमरजेंसी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। वंडरफुल पर्सन, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। डॉक्टर्स में सबसे ख़ास बात क्या होती है, क्योंकि अभी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर्स जो हैं वो हंसते नहीं हैं। अगर आप एज ए पेशेंट उनके पास जाइए तो दे शो डैट दे आर वेरी, दे शुड लाफ, दे शुड हैव दैट एम्पैथी विद देम, दे शुड अंडरस्टैंड द पेशेंट व्हाट इज़ ही फीलिंग लाइक। ये एक बड़ी रिमार्केबल चीज़ इनमें हमने इनमें देखी। इनके अंदर एम्पैथी है, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी गॉड फियरिंग मैन। थैंक्स अ लॉट सुधांशु त्रिपाठी फॉर बीइंग विद For having me on your show, thank you so much. ऑलराइट, कीप वाचिंग न्यूज़ एंड न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़। देखिए सिर्फ हकीकत।